CH3 अनोखी और ऋषभ की सौदे की शादी। अगले दिन रात का वक्त। अनोखी अपने कमरे में बैठी थी पिंक अनारकली का सूट पहनने। बहुत ही सुंदर लग रही थी वो, एकदम गुड़िया जैसे। लेकिन उसके चेहरे पे जरा सी भी खुशी नहीं थी। जिंदगी में ये पहली बार था जो अनोखी इस तरीके से सजी हुई थी, नहीं तो हमेशा वो नौकरों वाले कपड़ों में ही रहती थी। अनोखी एकदम चुप थी। उसे कुछ महसूस होना ही बंद हो गया था। उसकी जिंदगी में एक ही पल में सब बदल गया। एक ही दिन में उसकी इज्जत किसी ने छीनने की कोशिश करी और इतने बड़े आदमी का उसके पास रिश्ता भी आ गया। अनोखी कमरे में बैठी हुई थी जब विमला कमरे के अंदर आई। विमला भी एकदम तैयार थी अपनी कांजीवरम साड़ी में, और उसने जुड़ा बांध रखा था। विमला ने अनोखी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, तेरे होने वाले ससुर आए हैं नीचे, चल और ध्यान रहे कि कुछ ही गड़बड़ मत कर दियो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विमला घूर कर अनोखी को देख रही थी। जब अनोखी ने धीरे से कहा, मैं इतनी बदकिस्मत हूँ तो फिर वो क्यों कराना चाहते हैं अपने बेटे की शादी मुझसे? विमला ने इरिटेट होकर कहा, बदनसीब तो तू है। वो तरसे क्यों शादी करना चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। अनोखी का मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। विमला ने अनोखी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर लेकर गई। अनोखी की नजरें झुकी हुई थी और दूर से ही अशोक ने उसे देख लिया था, और अनोखी को देखते ही उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। जिस पल का उसे सालों से इंतजार था, आखिर वो आ ही गया था। अनोखी को देखकर अशोक अपनी जगह से खड़ा हो गया और मुस्कुराकर उसने कहा, आओ बेटी मेरे साथ बैठ। अनोखी की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। उसने एक पल के लिए भी नहीं देखा कि उसके सामने कौन खड़ा हुआ है और कौन नहीं। विमला ने अनोखी को अशोक के बगल वाली जगह पे बिठा दिया और कहा, भाई साहब अपने तो कुछ खाया ही नहीं, समोसे और चाय भी ठंडी हो गई है। अशोक ने मुस्कुराकर अनोखी को देखते हुए कहा, मैं बस अपनी होने वाली बहू को लेने आया था, अब वो मुझे मिल गई है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मनोज और विमला कंफ्यूज थे, क्योंकि अशोक तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो अनोखी को बहुत पहले से ही जानता हो। विमला ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, भाई साहब बुरा मत मानना, लेकिन आपके राजकुमार जैसे बेटे के लिए तो कोई राजकुमारी होनी चाहिए, लेकिन हमारी बच्ची तो कुछ भी नहीं है। अशोक ने हंसते हुए कहा, यही तो आपको नहीं पता, मुझे राजकुमारी नहीं महारानी चाहिए, और अनोखी वो सोना है जो मेरे घर को रोशन करेगी। विमला चीढ़ रही थी अनोखी की इतनी तारीफ सुनकर। अपनी इतनी तारीफ सुनकर अनोखी से रहा नहीं गया और उसने कहा, अंकल मैं बहुत ही बदनसीब हूँ। आप क्यों अपने बेटे की जिंदगी खराब करना चाहते हैं? मैं वो साया हूँ जिसकी जिंदगी में आ जाती हूँ उसे तबाह कर देती हूँ। अनोखी की आंखों में आंसू भर गए और विमला उसे गुस्से से देख रही थी चुप कराने के लिए। अशोक ने अनोखी की आंखों का दर्द भांप लिया था और उसने कहा, खबरदार अगर अपने बारे में ऐसे कहा तो सिसोदिया खानदान की बहू हो तुम होने वाली, और मेरी बहू के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। अनोखी के दिल में बहुत खुशी, क्योंकि कभी किसी ने उसका इस तरीके से साथ नहीं दिया था। न चाहते हुए भी एक ही पल में अनोखी ने इस शादी से उम्मीदें पाल ली। अशोक प्यार से अनोखी को देख रहा था जब मनोज ने कहा, हमारी बेटी आपके घर की बहू तो बन जाएंगी, लेकिन हमारा क्या होगा? हम अपनी बेटी दे रहे हैं, बदले में हमें कुछ तो मिलना चाहिए। मनोज का लालच साफ दिख रहा था। अशोक ने जरा सी भी देरी नहीं करी और अपनी चेकबुक निकालकर मनोज के मुंह पर दे मारी और कहा, मैंने हर एक चेक पर सिग्न कर दिया है, जितने पैसे चाहिए ले लेना, लेकिन आज से भूल जाना कि अनोखी कुछ है भी तुम्हारो जिंदगी में।
मनोज और विमला तो पैसों को देखकर ही पिघल गए, लेकिन अनोखी ये देखकर दुखी थी कि उसकी शादी की आड़ में सौदा हो रहा है। जो शादी उसकी जिंदगी में उम्मीद बनकर आई थी वो बस एक सौदा है। अनोखी की आंखों में आंसू भर गए और अशोक अनोखी का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और कहा, चलो मेरे साथ। मंदिर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं जरा सी भी देर नहीं कर सकता शादी में। अनोखी ने हैरानी से कहा, आज शादी है मेरी? अशोक ने हाँ में सर हिलाया और अनोखी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला जब अशोक उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अनोखी बार बार पीछे मोड़कर अपने लालची माँ बाप को देख रही थी, लेकिन मनोज और विमला तो पैसों में इतने चूर थे कि उन्होंने एक बार भी उसे नहीं देखा। अनोखी बहुत ज्यादा निराश हो गई। अशोक अनोखी को दरवाजे तक लेकर ही गया था कि इतने में एक आवाज आई, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मिस्टर अशोक सिसोदिया, इस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर। अशोक पीछे मोड़ा और सामने ब्लैक स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहने शनाया खड़ी थी। अशोक ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने की? शनाया आगे आई और उसने इतराते हुए कहा, ये लड़की किसी काम की नहीं है। बहुत ही मनहूस है ये, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उसका क्या भरोसा कि अपने पति को भी खा जाए तो। ये सुनकर अनोखी अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने आज तक कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, लेकिन हर कोई उसके बारे में बस बुरा ही बोलता है। अशोक गुस्से में अपने हाथ भींच रहा था और शनाया ने अनोखी का मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारी घर की नौकरानी को क्यों अपने घर की लक्ष्मी बना रहे हो? पूरे जहान में नाक नीचे हो जाएंगी आपकी, और ये लड़की तो प्योर भी नहीं है। इसके साथ कल ही मेरे सौतेले भाई ने रात बिताई है। ये सुनकर अनोखी बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, मैं एकदम साफ हूँ, किसी ने नहीं ली है मेरी इज्जत। शनाया इससे पहले और कुछ कह पाती, अशोक ने चिल्लाकर कहा, बस अब एक भी शब्द अपनी बहू के लिए नहीं सुनूंगा मैं, और मेरे सामने से चली जाओ, इससे पहले तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूं मैं। विमला फटाफट भागकर अपनी बेटी के पास आई और अशोक ने हाथ जोड़कर कहने लगी, भाई साहब माफ करना, मेरी बेटी थोड़ी नादान है। अनोखी अब आपकी हुई, आपको जो करना है आप कर सकते हैं उसके साथ। विमला गुस्से से शनाया को देख रही थी और शनाया चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर गुस्से की आग अभी भी जल रही थी, जो आने वाले वक्त में अनोखी और उसकी जिंदगी में आग लगा देगी। अशोक ने तेज आवाज में कहा, तुम लोगों में से अनोखी के आसपास भी कोई नहीं आना चाहिए। अनोखी और तुम लोगों का रिश्ता बस इतना सा ही था। आज से अनोखी अनाथ है। ये सुनकर अनोखी की आंखें फटी की फटी रह गई और अशोक उसका हाथ पकड़ कर ले गया। अनोखी की आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे और अपने आप को कोस रही थी कि उससे ऐसा भी क्या पाप हो गया जो उसके अपनों ने ही उसके साथ सौदा का। अनोखी चौंक गई और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। ने गाड़ी चलने से पहले अनोखी के सर पर हाथ फेर के कहा, शादी के बाद तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, लेकिन मंदिर पहुंचते ही मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत करना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी ढाल बनके खड़ा रहा तो तुम्हारी किस्मत मेरा बीटा लहू से लिख देगा। ये सुनते ही अनोखी डर गई और उसने धीरे से कहा, आपका मतलब क्या है? अशोक ने दुखी होते हुए कहा, कुछ बातें वर्त के साथ ही पता चले तो अच्छा रहता है, नहीं तो जिंदगी झरनुम बन जाती है। क्या मतलब है अशोक की बातों का? एक तरफ तो वो अनोखी को सालों से ढूंढ रहा था और आज एक ही पल में उसे अकेला छोड़ दिया। थोड़ी देर में वो लोग मंदिर के सामने आ गए, जहां पर सिसोदिया खानदान की बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी। अशोक आगे आगे चल रहा था और अनोखी नजरें झुकाए पीछे पीछे चल रही थी। जैसे जैसे अनोखी सीढ़ियां चढ़ रही थी वैसे वैसे वो अपनी जिंदगी के नए पड़ाव की तरफ कदम बढ़ा रही थी।
सिसोदिया खानदान के सारे लोग अनोखी को देख रहे थे। कामिनी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हीरे की कसम, अब ये लड़की हमारे खानदान की बहू बनेगी क्या? न फैशन है और न ही स्टाइल, इससे अच्छे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानियां पहनती है। कामिनी के पति ने उसे कोणी मारी चुप करने के लिए, लेकिन कामिनी नहीं रुकी और उसने कहा, हीरे की कसम, मैं मन की बहुत साफ हूँ, जो बात होती है कह देती हूँ। समीर ने भी अपनी भाभी के पीछे पीछे कहा, भाभी आप सही कह रही हो, हमारे ऋषभ भाई कहाँ और ये लड़की, इससे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा, मुझे तो इसके पैर ही दराब लग रहे हैं। सबकी बातें सुनकर पार्वती का मन छोटा सा हो गया कि उसके राजकुमार जैसे बेटे की शादी इस लड़की से होने जा रही है। अनोखी थी तो सुंदर, लेकिन उसमें बनाव ठनाव नहीं था और सिसोदिया खानदान के लोग तो सिर्फ दिखावे पे मरते थे। अनोखी सबके सामने खड़ी थी और सब उसे घृणा भरी नजरों से घूर रहे थे। अशोक ने सारी जगह देखकर कहा, ऋषभ कहाँ है? इतने में कोई कुछ बोल पता पीछे से आवाज आई, आपकी तरह वादा तोड़ने की आता नहीं है मैंने कहा था कि मैं आऊंगा और मैं आ गया। ऋषभ की भरो आवाज सुनते ही अनोखी का दिल जोरों से धड़कने लगा। दिल इसलिए नहीं धड़क रहा था क्योंकि ऋषभ की आवाज उसे अच्छी लगी, बल्कि इसलिए धड़क रहा था कि जिस आदमी की आवाज में ही दिल में खौफ पैदा हो जाए, उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे रह पाएंगी। अनोखी ने हल्की सी नजरें ऊपर करी और ऋषभ को देखकर वो दंग रह गई। ऋषभ बहुत ही हैंडसम था और उसकी मसल्स उसके कोट में से चमक रही थी। अनोखी तो हल्की हल्की नजरों से ऋषभ को देख रही थी, लेकिन ऋषभ ने उसे एक पल के लिए भी नहीं देखा। अशोक ने कहा, अब देरी किस बात की, जल्दी से दोनों मंडप में बैठ जाओ और शादी करो। ऋषभ अनोखी को इग्नोर करके गुस्से में मंडप पे बैठ गया और पार्वती ने अशोक से कहा, ये क्यों कर रहे हैं आप मेरे बेटे के साथ? इस लड़की को जरा देखो तो आपको लगता है कि ये हमारे घर की मान और मर्यादा संभल पाएंगी? अनोखी को बहुत बुरा लगा पार्वती की बात सुनकर, लेकिन वो आंखें बंद करके नजरें झुकाए खड़ी रही। अनोखी ने मन में कहा, क्या मैं इतनी बुरी हो कि इस दुनिया में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता? अशोक ने पार्वती से सीरियस होकर कहा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। पार्वती मुंह बनाकर साइड में खड़ी हो गई और अशोक ने अनोखी से कहा, यहाँ खड़े होकर वर्त जाया मत करो और मंडप पर जाकर बैठ जाओ। ऋषभ अनोखी को इग्नोर करके गुस्से में मंडप पे बैठ गया और पार्वती ने अशोक से कहा, ये क्यों कर रहे हैं आप मेरे बेटे के साथ? इस लड़की को जरा देखो तो आपको लगता है कि ये हमारे घर की मान और मर्यादा संभल पाएंगी? अनोखी को बहुत बुरा लगा पार्वती की बात सुनकर, लेकिन वो आंखें बंद करके नजरें झुकाए खड़ी रही। अनोखी ने मन में कहा, क्या मैं इतनी बुरी हो कि इस दुनिया में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता? अशोक ने पार्वती से सीरियस होकर कहा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। पार्वती मुंह बनाकर साइड में खड़ी हो गई और अशोक ने अनोखी से कहा, यहाँ खड़े होकर वर्त जाया मत करो और मंडप पर जाकर बैठ जाओ। अनोखी बिना कुछ कहे ऋषभ के बगल में जाकर बैठ गई और पंडित जी ने अपनी विधि शुरू कर दी। ऋषभ गुस्से में अपने हाथ भींच रहा था, उसे घुटन हो रही थी अनोखी एक के साथ बैठने में, और वहीं दूसरी तरफ अनोखी किस्मत से हार कर गुमसुम बैठी हुई थी। शादी लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आती है, लेकिन ये शादी दुखों और साजिशों का आगाज है। उस मंदिर में ऐसा एक भी बंदा नहीं था जो इस शादी से खुश हो। कामिनी ने पार्वती से कान में कहा, मम्मी जी, हीरे की कसम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ऋषभ मान कैसे गया इस लड़की से शादी करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि हूर के साथ लंगूर बैठी हुई है। कामिनी की बातें सुनकर पार्वती का मन और भी छोटा हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने के बाद कहा, अब वर और वधू फेरे को लिए खड़े हो जाओ।
ऋषभ जल्दी से खड़ा हो गया मुंह बनाकर, लेकिन अनोखी वहीं बैठी रही, आंखों में आंसू भरे। सब लोग अनोखी की तरफ देख रहे थे और कामिनी ने फिर आग में घी डालते हुए कहा, एक तो इस लकड़ी के भाग खुल गए, ऋषभ की दुल्हन बनकर ऊपर से अब एटीट्यूड दिखा रही है, बेशर्म कहीं की। अनोखी और अपसेट हो गई ये सब बातें सुनकर। उसके कदम थे कि फेरों के लिए उठने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके दिल में हजार तरह के सवाल चल रहे थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। ऋषभ के अंदर और पेशेंस नहीं था और उसने झुककर अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया। अनोखी एकदम से चौंक गई और ऋषभ के गुस्सैल चेहरे को देखने लग गई, लेकिन ऋषभ ने उसे एक झलक भी नहीं देखा और 7 फेरे लेने शुरू कर दिया। देखते ही देखते फेरे हो गए और ऋषभ ने बड़ी ही बेरहमी से अनोखी को नीचे पटक दिया। अनोखी की कमर में बहुत जोर से लगी, लेकिन ऋषभ से इतनी डरी हुई थी कि उसने अपनी चीख अंदर ही दबा ली। सब ऋषभ की बदतमीजी देख रहे थे, लेकिन उसको कहने वाला कोई भी नहीं था। ऋषभ ने मुंह बना के कहा, हो गई शादी, जाओ मैं अब। पंडित जी ने कहा, वधू की मांग में सिंदूर भरो और मंगलसूत्र पहना के शादी संपन्न करो। ऋषभ ने जल्दी से सिंदूर मुट्ठी में भरा और गुस्से में अनोखी का पूरा सर सिंदूर से भर दिया और कुछ सिंदूर उसकी नक पे भी गिर गया। ऋषभ के बर्ताव से साफ हो गया था कि ये शादी अनोखी की जिंदगी में नए दुखों की गाथा लिख देंगी। ऋषभ ने अपनी मां के हाथ से मंगलसूत्र छीना और अनोखी के गले में डाल दिया। पंडित जी ने कहा, अब हुई शादी संपन्न और ये सिर्फ एक जन्म का साथ नहीं, बल्कि 7 जन्मों के लिए आप एक दूसरे के हो गए हो। ऋषभ को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने गुस्से में अनोखी के गले से गठबंधन छीना और अग्निकुंड में डालते हुए कहा, मुबारक हो शादी की। ऋषभ सिसोदिया की तबाही का सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बर्बादी में शामिल होने के लिए। ऋषभ का गुस्से 7वें आसमान पे था और सबको